तो मैं क्या कह रहा था कि एक रबर शीट ले लो। रबर शीट को चारों तरफ से लोग पकड़ के खींच कर खड़े हुए हैं। ठीक है। अब उस रबर शीट में टेंडेंसी है टू मिनिमाइज द एरिया। वो एक दूसरे पे बाहर की ओर फोर्स लगाते हैं। इको आ रहा है। जीटा एंटरटेनमेंट कह रहे हैं कि इको आ रहा है भाई, बाकी लोग बताइए क्या इको आ रहा है क्या? अभी ठीक है, ओके। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि शीट अपने एरिया को मिनिमाइज करने की टेंडेंसी रखती है। इस कारण से मॉलिक्यूल, मेरे चारों तरफ मॉलिक्यूल्स हैं और मैं चाहता हूँ पास आए। तो उन सारे मॉलिक्यूल्स पर मैं अपनी तरफ फोर्स लगाऊंगा ना, उन मॉलिक्यूल्स पर। तो वो मॉलिक्यूल्स मुझ पर उनकी तरफ फोर्स लगाएंगे। तो इसको, इस सेंटेंस को यूं बोलेंगे कि सरफेस ट्राई टू मिनिमाइज इट्स एरिया। सरफेस ट्राई टू मिनिमाइज इट्स एरिया। इसीलिए मॉलिक्यूल पर फोर्स लगते हैं उस तरीके के। खैर, हम बच्चों आते हैं वापस उस क्वेश्चन पे जिस क्वेश्चन में हम लास्ट में लटक गए थे। ठीक, मतलब आज इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा जरा। यहां पर सबसे पहले सरफेस टेंशन के कारण फोर्स निकालना है, बहुत आसान। एफ एस, सरफेस टेंशन के कारण फोर्स। इस डायग्राम को हम ले लेते हैं यहां पर। बिल्कुल डायग्राम बना के समझा दूंगा मैं, लेकिन थोड़ा अलग से समझाऊंगा, बाद में पूछना। अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ बेटा इसको ना, वरना क्या है कि फिर एक ही चीज पे अटक जाएंगे अपन। तेरी बात समझाऊंगा, तू टेंशन मत लेना, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक। हाँ। जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए। हम्म। तो ये उसी वही डायग्राम को मैं थोड़ा सा साइड में नीचे बना रहा हूँ। ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले इसको मैं कह रहा हूँ एफ एस। तो एफ एस की वैल्यू हमें मायने नहीं, एफ एस की वैल्यू तो होगी एस इंटू एल। लेकिन मैं इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट देखूंगा तो आएगा एस एल साइन थीटा। तो एस एल साइन थीटा ये आ गया इस डायरेक्शन में, आउटवर्ड। यहां पर ऐसा प्रेशर के कारण लगने वाला फोर्स देखें, एफ वॉल। तो जो लिक्विड वॉल पे लगाएगा वही वॉल लिक्विड पे लगाएगी। तो वो तो देखना बहुत आसान, क्यों भाई? यहाँ प्रेशर है पी नॉट बच्चों। तो सेम लेवल पर प्रेशर पी नॉट यहाँ पर भी हो गया। स्टैटिक है ना, फ्लूइड स्टैटिक है, इसलिए कह सकते हैं सेम लेवल पर प्रेशर पी नॉट होगा बच्चों। ये बात बोली जा सकती है। अच्छा, अब यहाँ पर जब हम ऊपर जाएंगे तो वाई हाइट पर डी वाई थिकनेस की एक स्ट्रिप लीजिए। ये स्ट्रिप, ये लीजिए साहब, ये स्ट्रिप दिखा देता हूँ आपको। तो प्रेशर के कारण इस स्ट्रिप पे लगने वाला फोर्स कितना होगा? अगर ये यहाँ से वाई हाइट पर और डी वाई थिकनेस की है, तो मैं बोलूंगा पी नॉट प्लस, पी नॉट प्लस रो जी वाई। पी नॉट प्लस रो जी वाई। ये एरिया कितना हुआ? रो जी वाई तो प्रेशर हो गया, एरिया कितना हुआ बच्चों? ये हो गया एल इंटू डी वाई। ये आ गया। हालांकि इसको आप वैसे भी सोच सकते थे, जैसा कि आपको आपके सर ने पढ़ाया होगा कि पी नॉट के कारण लगने वाला हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालने के लिए सेंटर ऑफ जो सरफेस है उसके सेंटर ऑफ मास पर प्रेशर इंटू एरिया कर सकते हैं। याद है आपको ये बात? है ना? तो वो डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, या आप मेरे फ्लूइड के लेक्चर देख लें। उनमें अगर अगर आपने लेक्चर देखे हैं तो आप ये इस चीज का आंसर जो इंटीग्रेशन से ना निकाल के आप सीधा आंसर बता देंगे खट से। लेकिन अभी मैं बेसिक से बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ का प्रेशर है पी नॉट बच्चों। इस जगह का प्रेशर पी नॉट, यहाँ का प्रेशर पी नॉट, ये पी नॉट, ये पी नॉट। यहाँ से वाई हाइट, यहाँ से वाई हाइट, ये है वो स्ट्रिप, ये है वो स्ट्रिप जिस पर हम प्रेशर देख रहे हैं। प्रेशर इंटू एरिया फोर्स कर देंगे। ठीक। ये आ गया। कहाँ से कहाँ तक इसको इंटीग्रेट करना है बच्चों? जीरो से एच तक। तो कर देते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो ये आता है पी नॉट एल एच
प्लस और कितना आएगा बच्चों, रो जी एच स्क्वायर एल बाई टू। ये आ गया, ये आ गया बाहर की ओर फोर्स। ये है एफ डब्ल्यू। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एफ डब्ल्यू है। अब जरा पी नॉट के कारण फोर्स देखो। ये जो पी नॉट के कारण फोर्स लगेगा ना बच्चों, इस पी नॉट के कारण फोर्स कैसे लगेगा। अरे यहाँ पर पी नॉट इंटू डी ए, फिर ये हर जगह पी नॉट इंटू डी ए, पी नॉट इंटू डी ए लगेगा ना। तो देखो उसकी वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। हम्म, उसकी वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। ध्यान देना। मान लीजिए यहाँ पर डी ए एरिया में लेता हूँ, यहाँ पर डी ए एरिया लेता हूँ, ठीक है। अब इसके कारण, पी नॉट के कारण इस पर फोर्स लगेगा। ये सेंटर से पास हो रहा तो इससे लोगों को कंफ्यूजन आएगा, तो कहीं और लेता हूँ। मैं डी ए एरिया यहाँ लेता हूँ, इस जगह लेता हूँ। ठीक, ये डी ए एरिया, ये पी डी ए हो गया, पी नॉट डी ए हो गया। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया बेटा, यहाँ से थीटा एंगल मान लिया। ये हमें कौन सा कंपोनेंट देखना, पी नॉट डी ए साइन थीटा का इंटीग्रेशन चाहिए। पी नॉट डी ए साइन थीटा, पी नॉट डी ए साइन थीटा, पी नॉट डी ए साइन थीटा, पी नॉट डी ए साइन थीटा। ठीक, तो मैंने क्या किया, पी नॉट बाहर ले लिया, डी ए साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना है। अब डी ए साइन थीटा अगर ध्यान से देखोगे ना, अब डी ए वेक्टर अगर ये है, ये डी ए वेक्टर है बच्चों, और ये एंगल थीटा है, तो डी ए साइन थीटा ये वाला होगा। और आपको पता है कि वेक्टर का जो कंपोनेंट, एरिया वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है, उस एरिया वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है, उस एरिया वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है वो उसी के बराबर होता है जो एरिया का प्रोजेक्शन हो वॉल पर। दैट मीन्स ये वाला एरिया आ जाएगा, ये प्रोजेक्शन आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ पी नॉट इंटू प्रोजेक्शन ऑन वॉल, और इसका इंटीग्रेशन करना है। तो भैया प्रोजेक्शन ऑन वॉल, जितने भी एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट हैं सब, अब यहाँ पर आ जाओ इस डायग्राम में। आप जितने भी एलिमेंट ले रहे हैं बच्चों, उन सबका प्रोजेक्शन इस वॉल पर लेना है, सबका इंटू पी नॉट कर देना है। तो सारा प्रोजेक्शन लोगे, हर एक एलिमेंट का प्रोजेक्शन लोगे, हर एक एलिमेंट का प्रोजेक्शन लोगे, हर एक एलिमेंट का प्रोजेक्शन लोगे, तो पूरे वॉल का एरिया नहीं आ जाएगा इंटू पी नॉट के साथ। समझ में आई बात। तो बच्चों इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा पी नॉट इंटू वॉल का एरिया एच एल। अब फोर्स बैलेंस कर देने जा रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड लगने वाले फोर्स कौन कौन से हैं, एस एल साइन थीटा प्लस पी नॉट एल एच। राइट हैंड साइड फोर्स लगने वाला कौन सा है, एफ डब्ल्यू, यही तो निकाला है बे। तो ये कितना हो गया, पी नॉट एल एच प्लस रो जी एच स्क्वायर एल बाई टू। ये हो गया कैंसिल, और भैया हमें आ गया मजा, यहाँ से एच की वैल्यू आ गई, ये आती है टू, एल से एल कैंसिल हो गया, टू एस साइन थीटा डिवाइडेड बाई रो जी का रूट। ये है आंसर। वाह, मेरे पीछे आ रहा है ये, कोई बात नहीं, मैं इसको नेक्स्ट पेज पर ले आता हूँ, पूरे कैलकुलेशन को। ठीक, ये लीजिए साहब, ये लीजिए। मैं रिपीट कर देता हूँ, डायग्राम अगर क्लियर नहीं है तो रिपीट कर देता हूँ। भाई यहाँ पर मैंने तुमसे बोला है कितने फोर्स लगेंगे। एक वॉल का फोर्स लगेगा, वो प्रेशर के कारण, बेटा पानी, ये पानी भरा हुआ है, ये सब पानी भरा हुआ है। तो वॉल पर किसके प्रेशर के कारण, लिक्विड के प्रेशर के कारण जो फोर्स लग रहा होगा, तो न्यूटन थर्ड लॉ से वॉल भी लगाएगी फोर्स। वो कैसे निकाला, देखो वो कैसे निकाला, यहाँ का प्रेशर पी नॉट, तो इस लेवल पर यहाँ का प्रेशर भी पी नॉट। यहाँ से वाई हाइट जाओगे तो क्या लिखोगे, पी नॉट प्लस रोजी वाई। तो इस पूरी स्ट्रिप पर कितना फोर्स लगा, पी नॉट प्लस रोजी वाई इंटू एल डी वाई। ये एल है और ये थिकनेस डी वाई है, ये लगा। ठीक, इसको इंटीग्रेट कर दिया कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर के एच तक। तो जीरो से एच इंटीग्रेट कर दिया, ये वाला फोर्स आ गया। फिर हमने फोर्स निकाला एस एल का। एस एल फोर्स इस तरफ लग रहा है, इसका हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए, तो ये एस एल साइन थीटा हो जाएगा। फिर है पी नॉट। अब देखो पी नॉट, कोई इस, ये जो सरफेस दिख रही है, ये जो लिक्विड की सरफेस दिख रही है, ये वाली ऐसे झुकी हुई सरफेस, इस पे कोई भी आप डीए एरिया लोगे, ठीक, उसका जब हमने फोर्स निकाल के देखा अगले पेज पर, तो वो आ रहा है पी नॉट इंटू इसका प्रोजेक्शन एरिया ऑन दिस वॉल।
तो हर एक एलिमेंट पर जब मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल रहा हूं तो आ रहा है पी नॉट इंटू उसका प्रोजेक्शन एरिया ऑन द वॉल। तो हर एक एलिमेंट पे आप प्रोजेक्शन एरिया लेते जाओगे लेते जाओगे लेते जाओगे लेते जाओगे, सबको जोड़ते जाओगे तो पी नॉट इंटू पूरा बॉल का एरिया नहीं आ जाएगा, पी नॉट इंटू प्रोजेक्शन ऑन वॉल, तो पूरा एरिया वॉल का जो कि ये वाला एरिया है। यहां पर वापस आ जाइए, ये वाला एरिया, तो हमने लिख दिया पी नॉट इंटू एल एच। तो लेफ्ट हैंड साइड कौन से फोर्स लग रहे हैं, एस एल साइन थीटा और पी नॉट इंटू एच एल एच लगा दिया। राइट हैंड साइड क्या लग रहा है, पी नॉट एल एच जो पहले ही निकाल के रखा हुआ है प्लस रोजी एच स्क्वायर एल बाई टू। यहां से एल 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 कैंसिल कर दिया और ये हो गया कैंसिल, तो एच की वैल्यू आ गई बच्चों एस 2s साइन थीटा अपॉन रोजी। ठीक है बच्चा लोग। सुहेल खान, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर दिस एप्रिसिएशन। हम्म, क्या बच्चा लोग, ठीक है। डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन इन फिजिक्स। देखो, प्रोजेक्शन ऑफ एरिया हमेशा हम बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑफ एरिया इज द component of vector perpendicular to the plane on which projection has to be taken। मतलब ये कि ये एरिया है, ये एरिया है, ठीक है। इसका अगर आपसे कहा ये कंपोनेंट निकालिए, दैट मींस प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन कैसे लें, प्रोजेक्शन इज द शैडो, प्रोजेक्शन इज द शैडो मेड बाय इंसिडेंट लाइट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑन विच प्रोजेक्शन हैज टू बी टेकन। तो यहां से अगर आप लाइट डालोगे तो जो यहां पर शैडो बनेगी दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं अंकित, बिल्कुल परेशान मत हो। खुद से होना मुश्किल भी है, बहुत टफ क्वेश्चन ये माना जाता है, और लेकिन मेरी टीचिंग की ये हैबिट पड़ी हुई है कि मैं टफ क्वेश्चन लेने से डरता नहीं हूं, बच्चों के साथ लेता हूं। ठीक है, सिंपल सिंपल तो बहुत ज्यादा नहीं ले पाता हूं, लेकिन टफ नहीं लेने से छोड़ता हूं। अब आते हैं, क्या आप लोगों को रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला पता है बच्चों, किसी भी फंक्शन के लिए? नहीं पता है तो बता देता हूँ, मतलब इस पे मैं ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। 1 + dy/dx2 का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन d2y/dx2, ये होता है फॉर्मूला रेडियस ऑफ कर्वेचर का। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, अब नीट का जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन देख लीजिए, उसमें यही वाली सरफेस ली गई थी और इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी गई थी। यही वाली सरफेस ली गई थी और डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी गई थी। ठीक, उसको तुक्के से तो कर ही सकते हैं, मतलब हिट एंड ट्रायल से तो कर ही सकते हैं, वैल्यू पुट करके तो कर ही सकते हैं, लेकिन मैं जो मेथड बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। ठीक है, तो ये है वो सरफेस, यहां से x कॉमा वाई कोई पॉइंट लिया, जो ये डिस्टेंस है x और ये हाइट है y। ठीक है, अच्छा अब देखना ध्यान से सुनना, रेडियस ऑफ कर्वेचर याद है कैसे लेते थे, मैं फॉर्मूला याद दिलाता हूँ। लास्ट क्लास में हमने एक चीज पढ़ाई थी आपको, डेल्टा p इज S1/r1 + 1/r2 लैप्लास इक्वेशन। ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन बेटा अंकित, मेरे 11th के नोट्स में पढ़ो, है ना, वरना फिर बहुत लंबा काम हो जाएगा। मैथमेटिक्स की डेफिनेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसकी डेफिनेशन होती है इनफाइनेटिसिमल नाइबरहुड पॉइंट से डाले गए दो नॉर्मल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उससे कर्व की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। अब यहां पर आना, यहाँ एक प्लेन तो ये हो गया जिससे मैंने इसको कट किया, बच्चों ध्यान देना जरा, एक प्लेन तो सीधा सीधा ऐसे कट कर दिया, है ना, और एक प्लेन मैंने ऐसे कट किया, ये वाला। जब ऐसे दो प्लेन से कट करूंगा तो एक लाइन तो ये बनी और एक प्लेन पर ये कर्वेचर आएगा, मतलब जो प्लेन आप वर्टिकल ऐसे ऐसे इस तरीके से कट करोगे उस पर तो ये लाइन दिखेगी ना यार, सीधा सीधा ऐसी लाइन दिखेगी ना। और एक प्लेन जिसपे जिसपे तुम ऐसे कट करोगे ये,
उस पर तो ये लाइन दिखेगी, इसके पैरेलल लाइन दिखेगी। तो एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक। और दूसरे का मान लेते हैं आर, तो यहां से इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ले लेते हैं बच्चों। तो हम क्या लिखेंगे, जरा ध्यान से सुनो, डेल्टा पी बराबर एस बाई आर, ठीक। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर तो पता चल गया है, लेकिन डेल्टा पी की वैल्यू क्या होगी। तो मैं बोलूंगा डेल्टा पी, देखो बड़ा सिंपल है। यहाँ का प्रेशर कितना है बच्चों, पी नॉट ए, यहाँ का भी पी नॉट, तो इसके जस्ट वाई हाइट ऊपर प्रेशर कितना हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, पी नॉट माइनस रो जी वाई हो जाएगा। और बाहर का कितना है, पी नॉट, तो डिफरेंस कितने का आया, अरे डिफरेंस रो जी एच का आया ना भाई, बाहर का पी नॉट और जिसके जस्ट नीचे का पी नॉट माइनस रो जी एच, तो रो जी वाई का डिफरेंस आया ना, और ये बराबर क्या होगा, एस अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये रही। जो नीट में क्वेश्चन आया था उसमें दिया दिया गया था डी वाई बाई डी एक्स इज मच मच लेस देन वन, ये साफ साफ मेंशन था। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू क्या आ गई, वन अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ये रख दीजिए वैल्यू। तो ये आ गई वन अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू आ गई तो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, जिस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की गई थी बच्चों, वो डिफरेंशियल इक्वेशन भी पता चल गई। आप चेक कर लीजिएगा, पी नॉट रो जी वाई, पी नॉट माइनस रो जी वाई, बिल्कुल बिल्कुल। उस प्लेन के परपेंडिकुलर लाइट डालनी है, फोकसिंग, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से अंकित, फटाफट नोट करो क्योंकि आज मुझे रोडो के क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। डी टू वाई बाई डी एक्स टू एस अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स टू बराबर रो जी वाई, इससे आप इक्वेशन निकालेंगे तो वही इक्वेशन बन जाएगी जिसके बारे में मेंशन किया गया है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, इरोडो के क्वेश्चंस लेने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इरोडो के क्वेश्चन करने के पहले कुछ बता देता हूँ आपको कि विस्कोसिटी अभी स्टार्ट नहीं हो रही बेटा। सरफेस टेंशन के क्वेश्चन इरोडो के जब वो खत्म हो जाएंगे उसके बाद विस्कोसिटी शुरू होगी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इरोडो के क्वेश्चन का पर्पस ये नहीं है कि बहुत टफ किताब के क्वेश्चन लगाना। इरोडो के क्वेश्चन मैं आप लोग के साथ बैठ करके इसलिए करना चाहता हूं ताकि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि जो सर ने पढ़ाया है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो सर ने पढ़ाया है वो, उसकी बहुत छोटी छोटी चीजों से इरोडो इजीली सॉल्व हो जा रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना बच्चों। मतलब मैं जो आपको आज डिस्कस कराऊंगा तो आपको ये महसूस करा दूंगा कि जो मैंने पढ़ाया है ना उसके बहुत छोटे से हिस्से से ही इरोडो सॉल्व हो जाएगी। तो प्लीज मेरे साथ बने रहना और थोड़ा बहुत एफर्ट भी मारना। विश्वास मानिए इरोडो का करने से, आप चाहे नीट में हो आप चाहे जेई में हो, मेरा तो मानना यह है कि करना चाहिए, सबको करना चाहिए इरोडो। हाँ, लेकिन गाइडेंस में करने से आपको क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा, बस इतनी सी चीज है, ठीक। अभी जरा ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन देखिए इरोडो का, ये 2.160 क्वेश्चन है इरोडो का। क्वेश्चन पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो फाइंड द कैपिलरी प्रेशर। कैपिलरी प्रेशर का मतलब जानते हैं क्या होता है भाई, मैं बता देता हूं। इरोडो साहब कुछ चीजों को बड़ी स्टाइल में कहते हैं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कैपिलरी प्रेशर का मतलब ही इज आस्किंग डेल्टा पी, डेल्टा पी पूछ रहा है, पहले तो ये जान लीजिए, तो इससे घबराना नहीं है आपको। अब ए पार्ट पढ़ते हैं। इन मरकरी ड्रॉपलेट ऑफ डायमीटर डी, इसके अंदर का एक्सेस प्रेशर बताइए। आप सोचिए ये रोडो का कितना घटिया क्वेश्चन है कि नहीं है। तो हमें अभी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर ये मरकरी की ड्रॉपलेट है, अब पता है इरोडो के क्वेश्चन टफ क्यों बन जाते हैं कई बार बच्चों के लिए, बताता हूं। ये रेडियस आर है, आर किसके बराबर होगा बच्चों, आर बराबर डी बाई टू होगा।
अब इसके अंदर का प्रेशर जो है सीधा सीधा हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, डेल्टा पी इक्वल टू 2s/r। अब जानते हो बच्चे किससे कंफ्यूज होंगे? मैं बताता हूँ बच्चे किससे कंफ्यूज होंगे। बच्चे कहेंगे गुरुजी ये बताइए, 4s/d तो आपने बता दिया है, एस दिया कहाँ है? एस दिया क्या? तो फिर बच्चों के अंदर आता है सेल्फ डाउट कि यार इरोडो तो गलती नहीं कर सकता, गलती मेरे से हुई होगी, कि मैंने कुछ गलती की होगी। तो होता क्या है बच्चों, ध्यान रखिएगा, इरोडो में जब तक सरफेस टेंशन पूछा ना जाए तब तक जितनी भी ये वैल्यूज होती हैं, सरफेस टेंशन, डेंसिटी, विस्कोसिटी, है ना, जितनी भी चीजें होती हैं, इवन बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चीजें वो जान करके पीछे टेबल से यूज करनी होती हैं। जब आप आंसर देखोगे तो आपको समझ में आएगा इरोडो का कि इन्होंने सरफेस टेंशन का यूज किया है। ठीक। हालांकि मतलब जो, जैसे मैं बताऊं आपको, मरकरी ड्रॉपलेट ऑफ डायमीटर दिया है तो मरकरी का सरफेस टेंशन इन्होंने पीछे दिया हुआ है और उसका यूज करके ही इन्होंने आंसर निकाला है। तो बस ये खत्म हो गया, ये आंसर है, दैट्स इट। इसमें वैल्यू डालनी है। एक बात, दूसरी बात मैं और क्लियर कर देता हूं बच्चों, मैं जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा इरोडो के, वो सब वेरिएबल के टर्म्स में आंसर निकालूंगा, जितना ज्यादा पॉसिबल है। ठीक, जितना ज्यादा पॉसिबल है। सर कैपिलरी प्रेशर, एक्सेस प्रेशर कैसे हुआ? एस ही रखेंगे, और सोप के केस में 45 डी है। अरे भैया पोकरा सिंह, कैसे नहीं हुआ है? कैपिलरी प्रेशर इरोडो रसियन से ट्रांसलेट की गई है इरोडो इंग्लिश में, तो कुछ टर्म्स जो हैं वो एग्जैक्ट वो नहीं आ पाए जो उनको आना चाहिए। सिर्फ यहाँ नहीं है, रोडो में आगे भी ऐसा होता रहेगा, है ना। जैसे हम लोग अगर हिंदी में बोलें तो हम कुछ चीजों को क्या बोलते हैं, उनका अगर एग्जैक्ट इंग्लिश लेंगे तो कुछ और निकल के आएगा। तो वहां से रशियन के दो अलग अलग वर्ड का ट्रांसलेट किया गया, कैपिलरी प्रेशर बन गया। लेकिन जब क्वेश्चन इरोडो के देखे गए, उससे समझा गया, तो पता चला ये डेल्टा पी होता है। ठीक, मतलब रशियन से जब भी ट्रांसलेट किया गया है तो कैपिलरी प्रेशर एक्सेस प्रेशर से बताया गया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। आप इसका आंसर चेक कर लीजिएगा, यही आ रहा है। ठीक है, बी पार्ट देखते हैं। इनसाइड ए सोप बबल ऑफ डायमीटर डी, इफ द सरफेस टेंशन ऑफ द सोप वाटर सोल्यूशन। अब अगर सोप वॉल्यूम की बात करें तो इसका भी आपको पता है, डेल्टा पी बराबर क्या होता है? सोप सोल्यूशन में 4s/r होता है, और यहां अगर आप डी की वैल्यू रखोगे तो 8s/d बन जाएगा। एक बात और देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए भाई, 8s/d का मतलब क्या है? एस है सरफेस टेंशन। जैसे इसका आंसर मैं निकाल के बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के बता देता हूँ। ठीक, आप खुश? आंसर निकाल देता हूँ, आपका यूनिट वाला नाटक भी खत्म हो जाएगा। एस की वैल्यू क्या दी है? अल्फा दिया है। अच्छा, इन्होंने सरफेस टेंशन को अल्फा से डिनोट किया, मैं भी अल्फा से डिनोट कर दूं, घबराओ नहीं। तो 8 इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी आई? 45 मिली न्यूटन पर मीटर। आपको पता होना चाहिए सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। तो ये क्या होना चाहिए? 45 मिली मतलब 10⁻³ डी डायमीटर देखो कितना दिया है बच्चों, 3 mm दिया है, तो 3 × 10⁻³ ये हो गया कैंसिल भैया। ठीक, आप जो है उसको वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी इसकी वैल्यू? ये आती है, ये 15 आ गया बच्चों। ठीक, मिलीमीटर है डायमीटर की वैल्यू, ध्यान रखिएगा हमने उसको मीटर में कन्वर्ट किया है बी पार्ट में। इसके बाद यहां से डेल्टा पी की वैल्यू आती है बेटा 15 × 8, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? निकालो जरा सब लोग। 8 अल्फा/d की वैल्यू 15 × 8 कितना हुआ? 15, 30, 40, 60, 120। तो ये आ गया 120। तो यहाँ अंदर का प्रेशर कितना हो गया? 120 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर मैंने यूनिट सही रखी है तो ये आंसर होगा, और यूनिट मैंने गलत रख दी होगी तो ये आंसर नहीं होगा। वैसे मोस्ट प्रोबेबली जहां तक मुझे याद है, इसमें इन्होंने डायमीटर जो है उसकी वैल्यू गलत दे दी है। शायद डायमीटर की वैल्यू माइक्रोमीटर में थी, 3 mm में नहीं थी। कोई बात नहीं, आप तो ये जान लीजिए 120। ठीक, 120 ही दिया अंकित आंसर। तो शायद इसका आंसर जो है ना 1.2 × 10⁻³ एटमॉस्फियर है। तो खैर कोई बात नहीं, वो देख लेना।
यूनिट्स की गड़बड़ या मैं देख के बता दूंगा। फर्स्ट केस में डी की वैल्यू दी तो है बेटा, देखो 1.5 माइक्रोमीटर दी है, क्या दिक्कत है? 1.5 माइक्रोमीटर का मतलब होता है 1.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, ये होता है अंकित बाबू। ठीक, अभी समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो सिर्फ डाटा फीड करने वाला क्वेश्चन था। 2.161 की ओर, इन द बॉटम ऑफ द एसएल। अब देखो जरा मेरे नोट्स देखो, सीधा नोट से छपा हुआ क्वेश्चन है ये। जिसने भी नोट्स देखे हैं वो, अगर देखे होंगे तो, इन द बॉटम ऑफ वेसल विद मर्करी there is a round hole of diameter इतना, at what maximum thickness of the mercury layer will the liquid still not flow through this hole? चलिए दिखा देता हूं आपको, ताकि आपको भी ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ यार सर का क्वेश्चन एज इट इज आ गया है इसमें। तो ये लीजिए साहब, पढ़िए क्या लिखा है। मरकरी नहीं लिखा बस, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज एस, देन फाइंड द मैक्सिमम हाइट of the liquid of density rho which can be filled in the container without any leakage from bottom hole। क्या भैया, छप छप गया क्वेश्चन? अब वापस आते हैं फिर से यहां पर। इन द बॉटम ऑफ ए वेसल विद मर्करी देयर इज अ राउंड होल ऑफ डायमीटर डी बराबर 70 माइक्रोमीटर। क्या बात है भैया, ये लीजिए साहब, वही सेम क्वेश्चन। और ये कह रहे हैं कि एट व्हाट मैक्सिमम थिकनेस, बस यही लड़के ढेर हो जाते हैं। थिकनेस, अरे थिकनेस क्या बे, जो हाइट है उसको ये थिकनेस कह रहा है। ऑफ द मर्करी लेयर, लेयर की थिकनेस बोलो, एच ही तो होगी। विल बी लिक्विड स्टिल नॉट फ्लो थ्रू दिस होल। तो सेम क्वेश्चन है कि नहीं है, पहले ये समझो। और है तो बस इसका आंसर आ गया। यहां पर क्या बनना चाहिए, याद करिए। यहां पर मैक्सिमम प्रेशर बर्दाश्त कब करेगा, जब हेमिस्फेयर बनेगा। ये अगर याद नहीं है तो नालायक हो एक नंबर के। मैंने कितना चिल्ला चिल्ला के कहा है आज की नोट्स देख के आना, वीडियो लेक्चर देख के आना, तो बहुत मजा आएगा इरोडो क्वेश्चन करने में। तो ये हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर है तो क्या हुआ गुरुजी, ऐसा क्या हो गया? देखो हेमिस्फेयर होने से इस हेमिस्फेयर की रेडियस वही हो जाएगी जो इस होल की रेडियस है, मतलब d/2। तो हेमिस्फेयर की रेडियस आ गई d/2। सर नोट्स कहाँ मिलेंगे? अरे तेरी ऐसी तैसी करूं जीटा, तूने अभी तक एकेड एक्सेल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया? एकेड एक्सेल टेलीग्राम चैनल ऊपर लगा हुआ है कि नहीं? ज्वाइन कर, नोट्स वहीं मिल जा रहे हैं सारे अनरोटेड पीडीएफ। क्या करता है यार, वहां करण के नोट्स भी अभी चिपकाए जा रहे हैं, वो भी मिल जाएंगे, उसको भी देख। ठीक, चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो R बराबर d/2 हो गया। अच्छा जी, ये हो गया। अब क्या करें? अरे कुछ नहीं यार, एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा है, बाहर का प्रेशर है पी नॉट, तो कहाँ है? ये हो गया पी नॉट की, हाँ। चलिए यहाँ पर भी पी नॉट, क्योंकि ये भी एटमॉस्फेयर है। एच हाइट नीचे जाइए, कि इसका डायमीटर निगलेक्ट करेंगे? बिल्कुल निगलेक्ट करेंगे, करना भी पड़ेगा। 70 माइक्रोमीटर है बे। ठीक, तो ड्रॉप के अंदर का प्रेशर कितना हो गया? पी नॉट प्लस रो जी एच। बाहर का कितना? पी नॉट। ये क्या आ गया? डेल्टा पी। डेल्टा पी किसके बराबर होगा? 2s/r के बराबर। 2s/r के बराबर। r किसके बराबर है? d/2 के। तो 4s/d के बराबर। पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, h की वैल्यू आती है यहां से 4s अपॉन रो जी डी। ये लीजिए सरकार, ये आंसर है 4s अपॉन रो जी डी। आप चाहिए तो मैच करा लीजिएगा, यही आंसर मिलेगा। क्यों? क्योंकि इरोडो की खास बात यह है कि वो अपने सारे आंसर पहले वेरिएबल के टर्म्स में देता है। अपने सारे आंसर पहले वेरिएबल के टर्म्स में देता है। तो ये हमारे लिए खुशी की बात आ जाती है। 0.260 निकाल भी दिया तूने आंसर, क्या बात है लड़के, तू तो धुआंधार बैटिंग कर रहा है आज। अब देखो डी की वैल्यू रखोगे क्या यहाँ पर? डी की वैल्यू रखोगे 70 इंटू 10⁻⁻6 मीटर रखोगे। माइक्रोमीटर का ये मतलब होता है। ठीक, डेंसिटी रो कितना दिया है वो देख लेना, 13.6 होता ना शायद डेंसिटी। तो डेंसिटी 13.6 ग्राम पर सीसी को लिखोगे तो क्या लिखोगे? 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एस की वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी क्या होती है, इरोडो की लास्ट में टेबल दी है उससे देख लीजिएगा, और ये वैल्यू डाल दीजिए, जी बराबर 9.8 डाल दीजिए और आंसर पा लीजिए। ठीक बच्चा, तो ये था इरोडो का 2.161 क्लास नोट्स पर बेस्ड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 2.162।
आय हाय, शानदार, ऑसम क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। मतलब ये मान के चलिए कि जेई में इस क्वेश्चन के आने की संभावनाएं बहुत प्रबल हैं। और जेई कभी सीधा क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन वो इसी क्वेश्चन को लेकर के एक नया क्वेश्चन बना देगा। और यही चीज इवन जेई मेन भी करता है और नीट भी अब करने लगा है। और बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ो, फिर मजे दिलाता हूं तुमको इरोडो के। बहुत मजा आने वाला है। A vessel filled with air under pressure P naught contains a soap bubble of diameter D। तो मैं ये भी बताऊंगा कि आखिरकार कैसे सोचूं, क्योंकि मुझे भी सही बताऊं तो डर लग रहा है, मुझे भी नहीं पता। बस तारीफ इसलिए कर दी क्योंकि मुझे डर लग रहा है, इसलिए तारीफ कर दी। तो a vessel filled with air under pressure P naught contains a soap bubble। अबे ये बैच का लाइव क्लास नहीं है, ये यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। बैच का लाइव क्लास है, एक एक नई नई चीजें बताने आ जाते हैं लोग। तो इसके अंदर है सोप बबल, ये रहा जी सोप बबल। ठीक। बाहर का प्रेशर है पी नॉट। द एयर प्रेशर हैविंग बीन रिड्यूस्ड आइसोथर्मली एन फोल्ड। बाहर का जो प्रेशर है वो आइसोथर्मली एन फोल्ड कम कर दिया गया। वो कहना चाह रहा है सब कुछ आइसोथर्मल है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब P1 V1 बराबर P2 V2। अब बबल के अंदर भी लगा सकते हैं, बबल के बाहर भी लगा सकते हैं, जहां जरूरत पड़े आप वहां लगा सकते हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं। द एयर प्रेशर हैविंग बीन रिड्यूस्ड आइसोथर्मली एन फोल्ड, प्रेशर को डिक्रीज किया। ध्यान से सुनना मेरी बात को। डेल्टा पी, इसके अंदर का प्रेशर भाई साहब, इसके अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से 4s/r टाइम्स ज्यादा होता है। अगर ये रट्टा मार चुके हो तो तुम मेरी बात एकदम से समझ जाओगे। अब ध्यान देना, क्या हुआ भाई, तुमने इसको रिड्यूस किया, इसको रिड्यूस किया, तो एकदम से ये कम हुआ, तो ये क्या फैलना शुरू हो जाएगा कि भैया अंदर वाला तो सेम था तो बाहर फैलना शुरू। तो रेडियस क्या हो जाएगी, बोलो। रेडियस क्या हो जाएगी, बढ़ना शुरू, तो ये प्रेशर कम होना शुरू। और वापस से फिर से कम होते 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 फिर से इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो वापस से ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इस प्रोसेस में इन्होंने लिखा है द बबल डायमीटर इंक्रीज्ड ईटा फोल्ड्स। बबल का जो डायमीटर है ना वो ईटा टाइम्स बढ़ जाता है। फाइंड द सरफेस टेंशन ऑफ द सोप वाटर सॉल्यूशंस। क्या यार, क्या जबरदस्त क्वेश्चन पूछते हैं इरोडो भाई साहब। पहली बात तो मैं एन को एक्स लिखूंगा, ताकि आप ईटा को कंफ्यूज ना करें ईटा से। क्योंकि ईटा भी मैं हम लोग जल्दीबाजी में एन टाइप ही बना देते हैं, तो बच्चे एन और ईटा में कंफ्यूज हो जाते हैं, मैस्ड अप हो जाती है सारी चीजें। अब मैंने कैसे सोचा, मैं ये बताने जा रहा हूं, तुम्हारे साथ शेयर करने जा रहा हूं ईमानदारी से, एज ए स्टूडेंट। और यही सोच तुमको डेवलप करनी है, क्योंकि मैं बहुत ज्ञान देता हूं ना कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें, एल्गोरिथम क्या होता है, वो सब बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना बच्चों, अगर तुम ये सीख गए ना तो तुमको बहुत फायदा होने वाला है। अब वेसल फिल्ड विद एयर, अब मैंने सोचा, अब सोच रहा, मैं एज ए स्टूडेंट सोच रहा हूँ यार ये क्या है। सबसे पहले तो मैं ये सोचूं ये होगा क्यों, क्यों बढ़ेगी रेडियस। तो मुझे समझ में आया, अच्छा इसलिए होगा क्योंकि बाहर का प्रेशर कम हो रहा है और अंदर का प्रेशर तो बाहर पुराने वाले के हिसाब से सेट था। बाहर का कम कर दिया तो फैल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसकी दीवारों पर बाहर की ओर फोर्स अब ज्यादा लगने लगेगा। पहले बैलेंस हो रहा था, अंदर और बाहर के फोर्स बैलेंस कर रहे थे, अब अंदर बाहर वाले कम कर दिए, अंदर वाले सेम है, तो क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छा बढ़ेगा तो क्या होगा गुरु जी, बढ़ेगा तो रेडियस कम हो जाएगी, वॉल्यूम कम होगा। ओ, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर कम होगा। अच्छा, तो सरफेस टेंशन ओके कैसे निकालें। अब मैंने सोचा यार इसका मतलब ये हुआ कि अ, बाहर का प्रेशर, बाहर के प्रेशर, बाहर के प्रेशर से अंदर के प्रेशर का रिलेशन लिख लें, और फिर देखें कि कम ज्यादा करने से क्या हो रहा है। ध्यान से सुनना, तो लिख लेते हैं पी इन साइड। ध्यान देना बच्चों, मैं कैसे सोच रहा हूं, हो सकता है मैं बहुत जल्दी आंसर निकाल दूं, हो सकता है टाइम लगे, मैं बहुत बलवान इंसान हूं नहीं। पी इन साइड बराबर 4s/r प्लस, या आर को डायमीटर में लिख देता हूं, 8s/d। पी नॉट, पी नॉट क्या है, आउटसाइड। अब मैथ से सोचने जा रहा हूं।
अब मैं मैथमेटिक्स से सोचने जा रहा हूं, एस निकालना है। हमसे कहा जा रहा है इसको इसको आइसोथर्मली क्या कर दिया गया है, एन फोल्ड डिक्रीज किया गया है, पता है? तो ये कितना कर दिया गया, पी नॉट बाई एन। ध्यान देना मेरी बात को, ये डिक्रीज किया गया ईटा फोल्ड, डायमीटर डिक्रीज, तो ये इंक्रीज हो गया ईटा फोल्ड। ये ईटा फोल्ड क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। ठीक। तो एस की वैल्यू क्या हो ताकि पी इन कितना हो जाए यार? अब पी इन कैसे, मैं कहा आइसोथर्मल दिया है यार, तो इससे क्या हुआ, अरे आइसोथर्मल है तो पी इन वी इन बराबर कांस्टेंट होगा ना बाबू। तो सर, अरे वॉल्यूम वॉल्यूम तो डी क्यूब, वॉल्यूम तो डी क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा ना, इनसाइड का वॉल्यूम। 4/3 पाई आर क्यूब अपने जीवन में सुना है तुमने, 4/3 पाई आर क्यूब, तो डी क्यूब के प्रोपोर्शनल हुआ ना। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो इसका मतलब पी प्रोपोर्शनल टू 1/d क्यूब इनसाइड वाला। अब ये क्या कह रहा है, डी रिड्यूस हो गया, कितने टाइम्स रिड्यूस हो गया, इंक्रीज, सॉरी इंक्रीज ईटा फोर्ड, डी ईटा टाइम्स इंक्रीज हो गया। अरे तो पी इन कितना इंक्रीज हो जाएगा भाई, बोलिए। 1 अपॉन ईटा टाइम्स ईटा क्यूब टाइम्स पी इन पुराना वाला नहीं हो जाएगा? है, ये क्या कह रहे हैं, अरे बता देते हैं क्या कह रहे हैं भाई। अगर आप डी को ईटा टाइम्स डी को ये आपको डी दिख रहा है, डी को ईटा टाइम्स डी कर देंगे तो पी इन 1/ईटा क्यूब टाइम्स हो जाएगा। देखो अब क्वेश्चन खत्म होने वाला है, आंसर बताने वाला हूं अब मैं, देखते जाना। तो अब हो गया पी इन, जब डी को ईटा डी किया तो पी इन नया वाला हो गया, नया वाला पी इन कितना बन गया बोलो, नया वाला। अगर तुम डी को ईटा वॉल्यूम को नीचे वाले डायमीटर को ईटा क्यूब बढ़ा रहे हो तो पी इन कम हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, पी इन अपॉन ईटा क्यूब हो जाएगा, बराबर 8s अपॉन ईटा डी प्लस पी नॉट को क्या किया गया था, रिड्यूस किया गया था, तो पी नॉट बाई एक्स। चलो बस खत्म हो गई कहानी, अब क्वेश्चन खत्म, अब क्वेश्चन पढ़ो, क्या क्या नहीं दिया है, पी इन नहीं दिया है, तो पी इन को एलिमिनेट करना है, कैसे करें पी इन को, और पी इन को एलिमिनेट करने के लिए इस इक्वेशन में ईटा क्यूब से डिवाइड कर दो ना बे, 8s अपॉन ईटा क्यूब डी प्लस पी नॉट अपॉन ईटा क्यूब, इस इक्वेशन में 1/ईटा क्यूब से मल्टीप्लाई करके अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो पी इन गायब हो जाएगा भाई। समझ में आया? हाँ, बस लिख लो इक्वेशन, क्या बन गई इक्वेशन, इक्वेशन बन गई P0/x माइनस P0/ईटा क्यूब, हाँ, बराबर 8s/ईटा क्यूब डी माइनस 8s अपॉन ईटा डी। अबे आइसोथर्मल प्रोसेस की कंडीशन अंकित बाबू, तू तेरा पुराना पूरा उड़ा हुआ है। पीवी बराबर कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल की कंडीशन। हाउ कैन आई मास्टर मैकेनिक्स विद इंटरेस्ट, आई एम इन नाइन्थ। बेटा कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट फोकस करो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी है ना, उससे काम बन जाएगा। एस निकालना है बच्चा लोग, तो देखिए क्या आ गया, V0 ईटा क्यूब को कॉमन लिया, ये आ गया ईटा क्यूब बाई एक्स माइनस वन, बराबर 8s कॉमन लिया, ईटा क्यूब कॉमन लिया, और ये आ गया डी भी कॉमन ले लिया, ठीक है, डी भी कॉमन ले लिया। तो 8s ईटा क्यूब बाई, तो 1 माइनस कितना आ गया, बोलो भाई, ये 1 माइनस कितना आ जाएगा, ईटा क्यूब कॉमन लिया है तो 1 माइनस ईटा स्क्वायर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो ईटा क्यूब कैंसिल हो गया बच्चा। देख लीजिए यहां से एस की वैल्यू आ गई, पी नॉट डी 1 - ईटा क्यूब अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई ईटा स्क्वायर माइनस 1, 8। देख लेते हैं रोडो का आंसर जरा, हम चेक कर लेते हैं रोडो का आंसर। ये रोडो का आंसर आ रहा है, मैं बता देता हूँ, 1/8 पी नॉट डी अपॉन इंटू 1 - ईटा क्यूब अपॉन एन द होल डिवाइडेड बाई ईटा स्क्वायर माइनस 1। ये है आंसर इरोडो का, चेक कर लीजिए भैया। ठीक, तो ये पूरा सोल्यूशन हमने आपको बता दिया है। अब मैं रिपीट कर दे रहा हूँ एल्गोरिथम इस क्वेश्चन की। एल्गोरिथम कैसे बताओ, मतलब क्या सोचा,
मैंने ये कहा, ये एक बबल है, ठीक है। इस बबल के बाहर का प्रेशर रिड्यूस किया गया है, तो उसका डायमीटर बढ़ गया है। रिड्यूस किया गया है एन टाइम्स, डायमीटर बढ़ गया है ईटा टाइम्स, वो भी आइसोथर्मल प्रोसेस से। तो पता है डायमीटर ईटा टाइम्स बढ़ने से उसने दो बातें करती हैं, क्योंकि उसने आइसोथर्मल प्रोसेस दिया है। क्या दिया है? आइसोथर्मल प्रोसेस दिया है। क्या दिया है? आइसोथर्मल प्रोसेस दिया है। यानी कि अंदर वाला प्रेशर कितने टाइम्स चेंज हुआ उसने ये भी बता दिया है। डायमीटर बढ़ाने का मतलब, डायमीटर ईटा टाइम्स बढ़ गया का मतलब वॉल्यूम ईटा क्यूब टाइम्स बढ़ गया, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस होने के कारण प्रेशर 1/ईटा क्यूब टाइम्स हो गया। ओ, तो सब कुछ तो पता चल गया बे। तो नई वाली इक्वेशन पता चल गई। अंदर का प्रेशर ईटा क्यूब टाइम्स कम हुआ, बाहर का प्रेशर एन टाइम्स कम हुआ, और 248s/d में डी की वैल्यू भी ईटा टाइम्स बढ़ गई। मैंने दोबारा से इक्वेशन को लिखा, एक बार पहले लिखा, एक बार बाद में लिखा, फिर उससे जो हमें अननोन था, जो पता नहीं था, उसको एलिमिनेट कर दिया, और ये रहा आंसर। यही रोडो में आंसर दिया गया है। मस्त रहो, स्वस्थ रहो। अब हम आगे बढ़ते हैं। हिमांशु सिंह, अगर एससीवी की लास्ट कैलकुलेशन मैच करने के लिए कैलकुलेटर यूज कर लें तो कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास यूज करो। बस यही है कि दिक्कत, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, तुमको दिक्कत होगी जब तुम जेई में अच्छे अच्छे गंदे गंदे कैलकुलेशंस आएंगे, फिर तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पास कैलकुलेटर नहीं होगा। है ना, साल भर तुमने कैलकुलेटर से किया है, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा बेटा कि तुम्हारा आंसर सही है ना? तो बैंड बच जाएगी तुम्हारी, और क्या होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फाइंड द प्रेशर इन एन एयर बबल ऑफ डायमीटर इतना लोकेटेड, अरे दादा दादा दादा, क्या क्वेश्चन है यार। इन वाटर एट ए डेप्थ एच बराबर 5 मीटर, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर हैज द स्टैंडर्ड वैल्यू पी नॉट। ठीक है साहब, ये कह रहे हैं ये पी नॉट है, यहां से एच डेप्थ नीचे एक बबल है, इस बबल में प्रेशर बताइए आप तो, और हम इसको डायमीटर आपको दे दे रहे हैं एयर बबल का। तो देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है। पता नहीं इरोडो के क्वेश्चन लोगों को टफ क्यों लगते हैं, मुझे नहीं पता। मतलब होते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन भी होते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे पिछला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब वो पूछ रहा है बस अंदर का प्रेशर बता दो भैया। तो क्या बताना है, यही तो पढ़ रहे हैं यार। एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला पी माइनस पी, इसके बाहर का प्रेशर। पी बाहर का प्रेशर क्या होगा पता है? पी नॉट प्लस रो जी एच होगा, और क्या होगा। क्योंकि अगर यहाँ का प्रेशर पी नॉट है बच्चा, तो एच हाइट नीचे जाने पर प्रेशर कितना हो जाएगा? पी नॉट प्लस रो जी एच। तो P माइनस पी नॉट प्लस रो जी एच बराबर 2s/r, डायमीटर के टर्म्स में हो जाएगा 4s/d, ये डायमीटर के टर्म्स में आ गया। ठीक है, यहां से P की वैल्यू आ गई, P नॉट प्लस रो जी एच प्लस 4s/d। मैं एक बार एरोडो से आंसर देख लेता हूँ, क्या आंसर मैच कर रहा है। अभी बता देता हूँ, आंसर दिया है 1.63 का, 2.163 का। पी नॉट प्लस रो जी डी प्लस 4 अल्फा/d, बिल्कुल सही है, यही आंसर है। देखिए, दो लाइन में ये क्वेश्चन खत्म हो गया है। इसीलिए मैंने आज टेलीग्राम में वीडियो बना करके डाला था, ये अपने व्हाट्सएप पे डाला था, इंस्टाग्राम पे डाला था, और सबसे कहा था कि प्लीज इरोडो के क्वेश्चन सरफेस टेंशन के जरूर कर लो, फायदा होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। तुम्हें लगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा भाई ये तो लल्लू क्वेश्चन ही होते हैं, बहुत खास नहीं होते, और जो बहुत खास होते हैं उनको डेली रिवाइज करो 2-3 दिन तक, फिर हफ्ते हफ्ते में रिवाइज करो, फिर महीने महीने में रिवाइज करो, हो जाएगा। और मैं रिवाइज भी क्या करना है, एल्गोरिथम बनानी है। मतलब खुद करो सारी कैलकुलेशन। क्यों भाई, जेई में खुद नहीं करते हैं क्या? जेई में कैलकुलेटर से करते हैं बेटा। तो इसका मतलब इतनी खतरनाक, अब आज देखो इसी से समझ में आ गया हिमांशु कि तुम्हें खतरनाक लग रही है। देखो ऐसा है हिमांशु, एक सिंपल सी बात बताता हूँ। पेपर में तुम्हारे फुल मार्क्स आते हैं, तुमसे गलती नहीं होती है, तो तुम्हें कैलकुलेटर यूज करो बिंदास, कोई टेंशन नहीं है। ठीक। लेकिन तुमसे कैलकुलेशन मिस्टेक होती है पेपर में, जब डेसिमल वाले क्वेश्चन आते हैं तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, इसमें मतलब क्या निकालना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं 164 पर। देखते हैं भैया इन्होंने ऐसा क्या कमाल किया है। ठीक है, द डायमीटर ऑफ गैस बबल फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ अ पॉन्ड इज डी बराबर 4 माइक्रोमीटर। ओके, कोई बड़ी बात नहीं, जे एडवांस में इनमें से कोई भी क्वेश्चन उठा हुआ चला आया। ठीक है,
When the bubble rises to the surface, its diameter increases n बराबर 1.1 times. ठीक है. Find how deep is the pond at that spot. The atmospheric pressure is standard. The gas expansion is assumed to be isothermal. इसका मतलब समझे भाई. बस यहां से इसका मतलब समझने का प्रयास करो. डेप्थ में रोजीएच ऐड करते हैं और जब ऊपर जाते हैं तो रोजीएच सब्ट्रैक्ट करते हैं. नीचे से जब ऊपर जाओगे तो प्रेशर घटेगा, ऊपर से जब नीचे आओगे तो प्रेशर बढ़ेगा. बस ये थोड़ा ध्यान देने लायक बात है. अभी अभी जो बता रहा था. When the bubble rises to the surface, its diameter increases. तो वॉल्यूम कितने टाइम्स इंक्रीजेस बताइए. वॉल्यूम कितने टाइम्स इंक्रीजेस. 1.1.1 क्यूब टाइम्स वी, इतना बढ़ जाएगा वॉल्यूम. और वॉल्यूम इतना बढ़ जाएगा भैया तो प्रेशर कम हो जाएगा इतना ही. ये है खेल सारा का सारा. ठीक. प्रेशर डिफरेंस एट टॉप एंड बॉटम ऑफ बबल अलग अलग रहेगा इन प्रीवियस क्वेश्चन. हाँ बिल्कुल रहेगा, लेकिन उसका डायमीटर जो है वो बहुत स्मॉल मान के अपन काम कर रहे हैं. ये 5 मीटर दिया है और डायमीटर दिया है 4 माइक्रोमीटर. बेटा इस चीज को देखो, है ना. इस चीज को नहीं देखोगे यही कारण है तो गड़बड़ कर जाओगे. डायमीटर 4 माइक्रोमीटर है और प्रेशर 5 मीटर है. तो ये रोजी एच में जब एच डालोगे तो 5 मीटर वाला होगा. अब यहाँ से यहाँ का डिफरेंस माइक्रोमीटर में होगा. क्या वो लेना सही है? नहीं है ऑब्वियसली. ठीक. चलिए यहाँ पर वापस आते हैं. यहाँ पर भी डी की वैल्यू आप चेक करिए कितने दी है. 4 माइक्रोमीटर. इसीलिए वैल्यूज देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जो डाटा की जो मैग्नीट्यूड दिया है ना, जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, वो देखना बहुत फायदेमंद रहता है बच्चों. अब देखो ये क्वेश्चन अगर तुमने पिछली वाले से सीख लिया है कि डायमीटर को n टाइम्स करने से वॉल्यूम n क्यूब टाइम्स हो जाता है और प्रेशर 1 अपॉन, सोचो तुम्हें आज एरोडो के क्वेश्चन मेरे साथ बैठ करके कितना फायदा हो रहा है. तो भैया करो, साथ साथ में क्वेश्चन करो. इसके बाद सरफेस टेंशन कंप्लीट करूंगा एरोडो, फिर फ्लूइड के सारे क्वेश्चन एरोडो के करवाऊंगा मेरे साथ बैठ करके ही. फिर ऐसे कोई अगला चैप्टर पढ़ लूंगा, एरोडो के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा अपने साथ बैठा करके तुम्हें. ठीक. तो मैं वापस आता हूँ. द डायमीटर ऑफ द बॉटम ऑफ ए पॉन्ड. ये बॉटम ऑफ द पॉन्ड पे दिया गया है. ये भैया पॉन्ड है. ये रहा पॉन्ड. अच्छा. बॉटम ऑफ द पॉन्ड पर ये रहा बबल. ये रहा बबल. ये बबल है. ठीक. अब इसका बबल का डायमीटर यहां पर दिया गया है. अब ये सरफेस पे आ रहा है. कट 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 यहां पर आया. यहां पर आने पर इसका डायमीटर बढ़ करके कितना हो गया बोलो. एन क्यूब टाइम्स डी. एन डी हो गया. एन डी हो गया. एन डी. ये हो गया. अब ये कह रहा बताओ कितनी हाइट है. ये एच पूछ रहा है. एच पूछ रहा है. अब देखो उसी क्वेश्चन को पूछने का नायाब तरीका है ये बच्चों. बहुत प्यारा तरीका है. वहां क्या कहा था मैं याद दिलाता हूँ. सराउंडिंग का प्रेशर. सराउंडिंग का प्रेशर पकड़ने की कोशिश करना मेरे साथ बैठ करके, बहुत मजा आएगा तुमको. सराउंडिंग का प्रेशर एक्स टाइम्स कम कर देते थे तो वॉल्यूम ईटा टाइम्स बढ़ जाता था. अरे भैया वही क्वेश्चन तो पूछ रहे हो. सराउंडिंग का प्रेशर रोजी एच बढ़ा दे रहे हो, सॉरी रोजी एच कम कर दे रहे हो और डायमीटर एन टाइम्स बढ़ रहा है. बस हो गया. सराउंडिंग का प्रेशर, सराउंडिंग इसके चारों तरफ की जो सराउंडिंग है उसका प्रेशर, यहाँ अगर पी नॉट, ये पी नॉट है बेटा, यहाँ पी नॉट है तो यहाँ पर पी नॉट प्लस रोजी एच होगा. तो ऊपर जाने पे रोजी एच कम हो जाएगा, डिक्रीज होगा तो डायमीटर एन टाइम्स इंक्रीज हो गया. तो आंसर बताइए. वही क्वेश्चन वापस से घूम फिर के पूछा गया है. ठीक. तो बस देख लीजिए. पहली बार इक्वेशन क्या लिखेंगे आप. पहली बार इक्वेशन लिखेंगे पी नॉट प्लस रोजी एच बराबर पी नॉट प्लस रोजी एच. पी माइनस पी माइनस, या इसको ऐसे लिख लेते हैं. यहाँ का प्रेशर पी नॉट प्लस रोजी एच होगा बच्चों. अंदर का पी ले लेता हूं. ठीक. तो पी बराबर क्या लिखूंगा. पी एक्सेस प्रेशर है भाई. तो पी बराबर 2s/r. 2s/r प्लस बाहर का प्रेशर तो पी नॉट प्लस रोजी एच आ गया. ठीक.
ये है इनिशियल इक्वेशन। फाइनल बोलिए, p कितने टाइम्स हो गया? p हो गया 1/n³ टाइम्स, बराबर 2s। r कितने टाइम्स हो गया बच्चों? r कितने टाइम्स हो गया? n टाइम्स। तो ये आ गया nr, ये आ गया nr, बराबर यहाँ क्या आ गया? p नॉट। तुमको h चाहिए, p नॉट को गोली मार देनी है तुमको। और किसको गोली मारनी? पी नॉट को गोली मार सकते हो, हाँ मार सकते हो। पी को गोली मारनी ज्यादा जरूरी है भाई। क्यों? क्योंकि पी नॉट तो गिवन है, चेक करो। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज स्टैंडर्ड दिया गया है, तो आंसर पी नॉट के टर्म्स में आएगा। तो पी हमें गोली मार देनी है, तो पी को गोली कैसे मारे भैया? बहुत मुश्किल है गोली मारना। अरे कैसे मुश्किल है यार, इसको दोबारा लिख लेते हैं। इसको लिखा p/n³ बराबर 2s/n³ r प्लस पी नॉट प्लस रो जी h/n। अब दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 2 और 3 में ये हो गया साफ। तो इक्वेशन क्या बची? 2s/n r। वापस से वही सेम आ रही कि नहीं आ रही? कुछ फील आ रही है? न्यूमेरिकल सॉल्व करने में फील आनी चाहिए, थ्योरी पढ़ने में नहीं आनी चाहिए। पी नॉट प्लस रो जी h/n। यहां से h की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो निकाली जाए यहाँ से h की वैल्यू, अभी निकाल लेते हैं भाई। पी नॉट प्लस रो जी एच, एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन में। यहाँ एन आ जाएगा बेटा, यहाँ एन आ जाएगा, यहाँ एन आ जाएगा, और ये एन हट जाएगा। यही है। तो क्या लिखेंगे? पी नॉट एन प्लस 2ns/n r माइनस 2s/n/n³ r। चेक करो भैया। तो ये n से n कैंसिल हो गया, ये n से n स्क्वायर बचा। अच्छा जी, रोजी एच बराबर क्या आ गया? वो पी नॉट उधर ले जाओ, ये कितना आया? n-1 पी नॉट प्लस 2s/r, 1 माइनस कितना आया भाई? 1/n²। तो यहां से h की वैल्यू आ गई। ये आती है n-1 पी नॉट प्लस, डायमीटर के टर्म्स में लिख दो, 4s/d, 1 - 1/n² डिवाइडेड बाई रो जी। अब चेक करें आंसर इरोडो से। चेक करते हैं इरोडो ने क्या दिया है, वो चेक करते हैं। थर्ड इक्वेशन में पी नॉट प्लस रो जी h/n³ आना चाहिए। अच्छा, हाँ यार देखो, पूरी गलती कर दी, चौपट कर दिया, इस बच्चे ने बता दिया मेरे को। n³ बिल्कुल ठीक कह रहे हो यार, ये n³ हुआ। तो हम n³ का मल्टीप्लाई करेंगे ना यार, क्या करते हैं यार। अंकित बाबू तुमने बिल्कुल बचा लिया आज हमको। पी नॉट n³ हो गया। ठीक, ये n³ से n³ कैंसिल होगा और इधर आ जाएगा n³ ये पूरा कैंसिल, और इधर आएगा n²। ओ हो, त्राहिमाम मच गया बे। n² - 1 ये आएगा। ठीक है, और ये आएगा p0 n³ - 1। क्या बात है, क्या बात है। अपॉन रो जी, तो ये आएगा n³ - 1 और ये आएगा n² - 1। चेक करो बे, सही कैलकुलेशन है कि नहीं है। हम आंसर चेक करते हैं, हमारा ध्यान आंसर चेक करने पे है। इरोडो का, इरोडो का आंसर दिया है 1.16 का। पी नॉट इन्होंने दिया है p0 n³ - 1 प्लस 4 अल्फा n² - 1। देख लेना भैया, गलती ना की हो मैंने। अपॉन रोजी, ये इरोडो का आंसर है, चेक कर लेते हैं। पी नॉट, ठीक है, n³ - 1 प्लस 4 अल्फा/d n²। आंसर आ गया, आंसर आ गया। शाबाश अंकित, तूने मुझे को बचा लिया पाप करने से। n³ का मल्टीप्लाई करना था, और ये इस बात का सबूत है कि हमें इसके कैलकुलेशन रट्टा नहीं मार रखे भाई, तुम्हारे सामने कर रहा हूँ जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अंकित ने बचाया मेरे को आज। आंसर भाई देख लीजिएगा, रोडो में यही आंसर आ रहा है। मेरे पास कौन सी रोडो है? मेरे पास सीबीएस पब्लिकेशन है हिमांशु, जो पुराना सीबीएस था ना, वो सॉरी सीबीएस कह रहा हूँ, मीर पब्लिकेशन, मीर पब्लिकेशन। और ये सब इरोडो फिरोडो की मत ले लेना यार, उसमें गलतियां बहुत ज्यादा है, उसकी इरोडो कह रहा हूँ। अरे एक पब्लिकेशन है जिसमें बहुत गलतियां आती हैं यार, बहुत गलतियां। मतलब वो लेकर के एक तो बच्चा इतनी मुश्किल से रोडो सॉल्व करता है, ठीक है, उसके बाद उसमें गलतियां और आ जाती हैं, बेचारे पूरी मेहनत पे पानी फिर जाता है, पता चला आंसर गलत है, और वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि यार हमने इतनी मेहनत की और आंसर आ नहीं रहा। बाद में पता चला आंसर गलत था, वो सही था। कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी होती है। ठीक, आगे बढ़े बच्चों। अगला क्वेश्चन देखें, चमचमाता हुआ बिल्कुल। देखिए साहब, आगे देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस इन हाइट
पी को एन नॉट से डिवाइड क्यों किया सेकंड। अरिहंत भाई बहुत घटिया यार, उसमें बहुत करेक्शंस हैं, बहुत ज्यादा। हाँ, पी को एन नॉट से डिवाइड क्यों किया, पी को एन नॉट से डिवाइड क्यों किया, पी को एन नॉट से डिवाइड क्यों किया, कोई अंकित क्या आंसर दे पाएगा क्या? पी को एन एन क्यूब से क्यों डिवाइड किया, इस इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में पी बाई एन क्यूब कैसे लिखा? अबे देखो, डायमीटर हुआ एन टाइम्स डी डैश हुआ एन डी, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 1.1 को एन लिख दे रहे हैं, तो वॉल्यूम एन क्यूब हो जाएगा। और आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी क्या होता है बच्चा? कांस्टेंट। वॉल्यूम हो गया एन क्यूब, तो प्रेशर हो गया 1/n क्यूब। अभी समझ में आया? अरे अब समझ में आया भाई, अब तो समझ में आ गया। अभी नहीं आ रहा यार, थम्स अप का सिंबल मैं बार बार कर रहा हूँ, पहले तो आ रहा था। हम्म। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म। Find the difference in height of mercury column in two communicating vertical capillaries. Communicating है, whose diameter? अरे यार ये भी इतना प्यारा क्वेश्चन बनाया है ना, दिल खुश कर देते हैं ये लोग। एक का डायमीटर है 0.5 मिलीमीटर और दूसरे का है 1 मिलीमीटर। ये कह रहे हैं कि चलो बताओ डिफरेंस ऑफ हाइट, और कॉन्टेक्ट एंगल 138 डिग्री दिया है, मतलब निगेटिव वाला। ठीक, चलो जी शुरू करते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन एकदम ये। अरे क्या है यार, ये एक ऐसे हमसे, एक ये, दूसरा ये। समझे भाई क्या? दोनों के डायमीटर अलग है लेकिन कम्युनिकेट कर रहे हैं। और यहां पर कांटेक्ट एंगल दिया है, इस जगह कांटेक्ट एंगल दिया है, तो सरफेस ऐसी बनेगी क्योंकि ऑब्ट्यूस है। ये बन गई सरफेस, ये बन गई सरफेस, ये बन गई सरफेस, इस तरीके। अब ये पूछ रहे हैं कि बताओ कि हाइट का डिफरेंस क्या होगा, बताओ कि हाइट का डिफरेंस क्या होगा। नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है एच, तब सब कन्वर्ज का केस होता है नहीं। अरे भैया, सिंपल सी बात ये है कि ये फोर्स, इसका सरफेस टेंशन का फोर्स इधर लगेगा ना, तो ये नीचे की ओर फोर्स लगाएगा। सिंपल सी बात है, लेकिन चूंकि इधर भी लिक्विड भरा है, तो जो फोर्स ज्यादा होगा वो जीत जाएगा, वो थोड़ा ज्यादा नीचे जाएगा, दूसरा वाला थोड़ा ऊपर चला जाएगा। ये है क्वेश्चन। समझ में आया? मैं बता देता हूँ, वापस से समझा देता हूँ, ध्यान से सुनना बच्चों। अगर मान लीजिए ये सरफेस है ऐसी, ठीक, इस सरफेस में ये मेनिस्कस है, कांटेक्ट एंगल दिया है ये वाला। अब इधर लगेगा फोर्स, लगेगा, तो फोर्स कितना होगा? फोर्स का ये वाला कंपोनेंट आएगा। एक बार रेडियस छोटी है और एक बार रेडियस बड़ी है, दूसरे वाले की रेडियस बड़ी है, तो फोर्स तो आएगा एस इंटू 2 पाई आर का वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब साइन थीटा या कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी कर लीजिए। ठीक, आएगा ना? तो जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसमें नीचे की ओर फोर्स ज्यादा लगेगा। इसका रेडियस ज्यादा है तो इसमें नीचे की ओर फोर्स ज्यादा लगेगा, उसका रेडियस कम है उसमें नीचे की ओर फोर्स कम लगेगा लिक्विड पे। तो हाइट का डिफरेंस आ जाएगा, वो हाइट का डिफरेंस पूछ रहा है। ये अगर H1 ले लेते हैं और ये H2 ले लेते हैं, तो हमसे पूछा गया है H1 माइनस H2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक, टाइम हो गया है तो यहीं छोड़ रहा हूं इतनी हिंट दे करके। नेक्स्ट क्लास में इसका सोल्यूशन देखेंगे हम लोग।